डाइनिंग टेबल का घमंड। बेटे ने बहू को सिखाया ऐसा सबक, कांप उठी रूह। मां जी, इस महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी जगह जमीन पर है, वहीं नीचे बैठकर खाइए। बहू के इन कड़वे और चुभते हुए शब्दों ने बूढ़ी मां का कलेजा चीर दिया। सर्दियों की वह ठिठुरती हुई शाम थी और 62 वर्षीय उर्मिला देवी के घुटनों का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उर्मिला देवी ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे वैभव को एक सफल इंसान बनाने में खपा दिया था। पति के कम उम्र में ही गुजर जाने के बाद उन्होंने पापड़ और अचार की एक छोटी सी फैक्ट्री में दिन रात काम किया था। उनके हाथों में छाले पडेडिएच जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे वैभव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वैभव आज एक बहुत बड़ी कंपनी में मुख्य वास्तुकार था और उसकी शादी एक बड्ढे घर की बेटी काम्या से हुई थी। काम्या स्वभाव से बहुत ही आधुनिक और दिखावा करने वाली लड्डेच की थी। उसे उर्मिला देवी का सादा जीवन, उनकी पुरानी सूती साधियां और उनके पुराने विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। वैभव के पैसों से काम्या ने पूरे घर का नवीनीकरण करवाया था। या उसने घर के बीचों बीच इटली से मंगवाई हुई एक बेहद महंगी और चमचमाती हुई शीशे की डाइनिंग टेबल रखवाई थी, जिसके साथ मखमल की कुर्सियां थीं। काम्या ने उस मेज को घर का सबसे पवित्र हिस्सा मान लिया था और उर्मिला देवी को सख्त हिदायत दी थी कि वे उस मेज के आसपास भी न फटकें, क्योंकि उनके गंदे और पुराने कपद्धों से कुर्सियों का मखमल खराब हो सकता था। उर्मिला देवी हमेशा रसोई के बाहर एक छोटी सी चटाई पर बैठकर अपना भोजन करती थीं। लेकिन उस दिन उर्मिला देवी के घुटनों में गठिया का दर्द इतना भयंकर था कि उनके लिए जमीन पर बैठना और फिर वापस उठना असंभव हो रहा था। उनके पैर सुन्न पड्डी डीडीएच चुके थे। रसोई में उनके लिए एक कटोरी में फीकी दाल और 2 रोटियां रखी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी थाली उठाई और सोचा कि आज बस एक दिन के लिए वह उस डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर खाना खा लेंगी। जैसे ही उन्होंने उस मखमली कुर्सी पर अपना कमजोर शरीर टिकाया और अपनी रोटी का पहला निवाला तोड़ा, तभी काम्या अपने कमरे से बाहर आ गई। उर्मिला देवी को उस लाखों की मेज पर बैठा देखकर काम्या की आंखों में खून उतर आया। वह तेजी से उनके पास आई और जोर से चिल्लाई, मां जी, इस महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको पता भी है कि यह मेज कितने लाख की है? आपकी इन पुरानी और मैली शादियों से मेरी कुर्सियों का मखमल खराब हो जाएगा। उठिए यहाँ से, आपकी जगह जमीन पर है, वहीं नीचे बैठकर खाइए। उर्मिला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और रुंधे हुए गले से कहा, बहू, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है। ठंड के कारण पैर मुद्द नहीं रहे हैं। मुझसे जमीन पर नहीं बैठा जाएगा। बस आज भर मुझे यहाँ बैठकर खा लेने दो। मैं कल से वापस अपनी चटाई पर ही खा लिया करूंगी। मैं कुर्सी को बिल्कुल गंदा नहीं करूंगी। लेकिन अहंकार के नशे में अंधी हो चुकी काम्या पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सांस की थाली को बेरहमी से उठाया और रसोई के पास जमीन पर रखी उसी पुरानी चटाई पर पटक दिया, जिससे थोड़ी सी दाल जमीन पर बिखर गई। मुझे आपके ये झूठे बहाने नहीं सुनने। बुढ़ापे में ये सब नाटक चलते रहते हैं। अगर इतनी ही नजाकत है तो खाना ही मत खाइए, लेकिन मेरी इस मेज को गंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जाइए और वहीं नीचे बैठकर खाइए, वरना मैं ये खाना भी डस्टबिन में फेंक दूंगी। उर्मिला देवी का हृदय भीतर से पूरी तरह टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी आग में जला दी थी, आज उसी बेटे के घर में उन्हें जमीन पर पड्डीढे हुए जानवरों की तरह खाना खाने पर मजबूर किया जा रहा था। वे दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे घिसटती हुई नीचे जमीन पर बैठ गईं। दर्द के मारे उनकी चीख निकल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने होठों को कसकर दबा लिया। वे जमीन पर गिरी हुई अपनी दाल को सूखी रोटी से लगाकर खाने लगीं और उनके गर्म आंसू उस रूखे भोजन में मिलते जा रहे थे। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान की हर खुशी को बहुत आसानी से मार देती है। वो खुद फटे कपड़े पहनती है, भूखी सो जाती है, ताकि उसका बेटा एक दिन ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन जब वही बच्चे और उनकी पत्नियां उस माँ के बलिदान को उसकी मजबूरी समझकर उसका तिरस्कार करते हैं, तो उस माँ की आत्मा किस कदर रोती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
आज हमारे समाज में ऐसे अनगिनत घर हैं जहां बेजान लकड़ी और शीशे के फर्नीचर की कीमत एक जीती जागती जन्म देने वाली मां से अधिक हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि मां के चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है और उनका अपमान दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो कृपया बिना एक पल गंवाए हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका साथ हमें ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और समाज का असली आईना दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी के दर्द को महसूस करें। काम्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वैभव, जिसे आज रात को शहर से बाहर जाना था, उसकी उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द हो चुकी थी और वह घर लौट आया था। मुख्य द्वार थोड़ा सा खुला हुआ था और वैभव वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख और सुन चुका था। वैभव की आंखों के सामने अपनी बूढ़ी मां को इस तरह जमीन पर घिसटते और रोते हुए देखकर मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके कानों में काम्या के वे शब्द गूंज रहे थे, आपकी जगह जमीन पर है। वैभव को अचानक अपने बचपन का वो दिन याद आ गया जब वह केवल 10 साल का था। वे लोग एक बहुत ही छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे और वैभव को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। एक दिन वैभव ने जिद की थी कि उसे भी स्कूल के बाकी बच्चों की तरह एक मेज और कुर्सी चाहिए। उस समय उर्मिला देवी के पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन अगले ही दिन घर में लकड़ी की एक बहुत सुंदर सी मेज और कुर्सी आ गई थी। बहुत सालों बाद वैभव को पता चला था कि उसकी मां ने अपने सुहाग की आखिरी निशानी, अपनी सोने की बालियां बेचकर उसे वह मेज लाकर दी थी ताकि उसके बेटे को जमीन की ठंड न लगे। जिस मां ने उसे जमीन से उठाकर मेज पर बिठाया था, आज उसकी पत्नी उसी मां को मेज से उठाकर जमीन पर फेंक रही थी। वैभव का खून खौल उठा। उसके भीतर का एक शांत और सीधा बेटा आज एक उग्र रूप ले चुका था। वह भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। काम्या, जो अभी भी अपनी महंगी मेज को रुमाल से साफ कर रही थी, वैभव को अचानक सामने देखकर चौंक गई। अरे वैभव, तुम्हारी तो आज रात की उड्डान थी ना? तुम वापस कैसे आ गए? काम्या ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। ते हुए वैभव ने काम्या की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी लाल आंखें केवल जमीन पर बैठी अपनी मां को देख रही थीं, जो डर के मारे अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थीं। वैभव धीरे धीरे चलकर उस चमचमाती हुई इटालियन डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने उस मेज पर हाथ फेरा। बहुत महंगी है ना ये मेज काम्या? कितने की है? 2 लाख? 3 लाख? वैभव की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो किसी बड्ढे तूफान के आने से पहले की शांति जैसा लग रहा था। काम्या कुछ समझ नहीं पाई और गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वैभव, पूरे 2.5 लाख की है। मैंने विशेष रूप से इटली से मंगवाई है। हमारे घर की शान है ये। दोस्तों, इंसान को जब दौलत और नई नई अमीरी का नशा चढ़ता है तो वह सबसे पहले अपने रिश्तों और अपनी इंसानियत को भूल जाता है। काम्या को उस 2.5 लाख की शीशे की मेज में अपना रुतबा दिख रहा था, लेकिन वैभव को उसमें अपनी मां का बहता हुआ खून और उनके आंसू नजर आ रहे थे। जो इंसान अपनी मां के आंसुओं का मोल नहीं समझ सकता, वो चाहे करोड़ों की मेज पर बैठकर खाना खा ले, उसकी हैसियत 2 कौडी की ही रहती है। अगर आपके भीतर भी एक सच्चे इंसान की आत्मा बसती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानती है और आपको हमारी ये सच्ची कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है जो हमें समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि वैभव ने अपनी मां के सम्मान के लिए क्या कदम उठाया। वैभव ने एक ठंडी सांस ली। पास ही कोने में लोहे का एक भारी और पुराना हथौड़ा रखा था, जिससे कुछ दिन पहले घर के एक दरवाजे की मरम्मत की गई थी। वैभव ने बिना कुछ कहे वो हथौड़ा अपने हाथों में उठा लिया। काम्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वैभव, वैभव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हथौड़ा क्यों उठाया है तुमने? पागल हो गए हो क्या? वैभव ने अपनी लाल आंखों से काम्या को घूरते हुए कहा। हाँ काम्या, मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि जिस घर में एक लकड़ी और शीशे के टुकड़े की कीमत उस मां से ज्यादा हो जाए जिसने मुझे अपने खून से सींचा है, उस घर में पागल होना ही सही है। जो मेज मेरी मां को जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दे, उस मेज की इस घर में कोई जगह नहीं है।
यह कहते ही वैभव ने अपने दोनों हाथों से उस भारी हथौड़े को पूरी ताकत से हवा में उठाया और उस 2.5 लाख रुपए की इटालियन डाइनिंग टेबल के ठीक बीचों बीच दे मारा। एक कान फाड़ दीच देने वाली आवाज के साथ वह चमचमाता हुआ शीशा हजारों टुकड़ों में टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। काम्या डर के मारे जोर से चीखी और पीछे हट गई। उर्मिला देवी भी घबराकर उठने की कोशिश करने लगीं। वैभव बेटा, ये क्या कर रहा है तू? रुक जा मेरे लाल, मैं जमीन पर ही ठीक हूं, तू सामान का नुकसान मत कर। लेकिन वैभव रुका नहीं। उसने हथौड़े से लगातार 4-5 वार और किए और उस घमंड से भरी मेज के लकड़ी के ढांचे को भी तोड़ कर चकनाचूर कर दिया। मखमल की कुर्सियां जमीन पर औंधे मुंह गिर गई थीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल शीशे के टुकड़ों के जमीन पर गिरने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वैभव हथौड़ा फेंक कर काम्या के पास गया और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी 2.5 लाख की मेज का घमंड टूट गया काम्या। तुम्हें इस बेजान शीशे पर खरोंच आने का डर था, लेकिन तुमने मेरी मां के कलेजे पर जो खंजर चलाया है उसका क्या? तुम्हें पता भी है कि जब मैं छोटा था तो मेरी इस मां ने अपना पेट काट कर मुझे एक मेज खरीद कर दी थी, ताकि मुझे जमीन की ठंड ना लगे। और आज मेरे ही पैसों से खरीदी हुई इस मेज से तुमने मेरी ही मां को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? ये घर, मेरा वजूद, मेरा पैसा, सब कुछ मेरी मां के उन छालों की बदौलत है जो उन्होंने फैक्ट्री में काम करते हुए अपने हाथों पर सहे थे। काम्या का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे का सारा गुरूर, सारा रंग उस टूटे हुए शीशे की तरह जमीन पर बिखर चुका था। वह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर रोने लगी। वैभव तुरंत अपनी मां के पास जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे और उस टूटी हुई थाली में से खुद एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी मां के हाथों से खाने लगा। उसने काम्या की तरफ बिना देखे एक बहुत ही कड़क और स्पष्ट आवाज में अपना आखिरी फैसला सुनाया। कान खोलकर सुन लो काम्या, आज के बाद इस घर में कोई भी इंसान मेज पर बैठकर खाना नहीं खाएगा। हम सब जमीन पर अपनी मां के साथ चटाई पर बैठकर खाएंगे। और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो दरवाजा खुला है, तुम अपने उस अमीर मायके में वापस जा सकती हो जहां तुम्हें संस्कारों से ज्यादा शीशे के टुकड़ों से प्यार करना सिखाया गया है। मुझे एक घमंडी पत्नी से ज्यादा अपनी वो मां प्यारी है जिसने मुझे चलना सिखाया है। यह सुनकर काम्या की आत्मा तक सिहर उठी। उसे अपनी भूल का एहसास इतनी गहराई से हुआ कि वह दौड़ कर उर्मिला देवी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए मां जी, मेरे अहंकार ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैंने पैसों और दिखावे के गुरूर में एक साक्षात देवी का अपमान किया है। मैं सच में बहुत अंधी हो गई थी। मुझे मेरी सजा मिल गई है मां जी। आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ मां जी, आज के बाद मैं कभी जमीन से ऊपर उठकर नहीं बैठूंगी। आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा मालकिन ही रहेंगी। उर्मिला देवी का हृदय एक मां का हृदय था, जिसमें क्रोध से अधिक क्षमा और ममता का वास था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी बहू के सिर को उठाया और उसे रोते हुए अपने गले से लगा लिया। वैभव भी अपनी मां के गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़ा। उस दिन उस घर से एक बहुत बड़े अहंकार का हमेशा के लिए अंत हो गया। काम्या ने उस दिन के बाद से कभी किसी चीज का घमंड नहीं किया और वह उर्मिला देवी की एक सगी बेटी की तरह सेवा करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि माता पिता का स्थान किसी भी दौलत, फर्नीचर या रुतबे से बहुत ऊंचा होता है। जो बच्चे अपनी झूठी शान और अहंकार में आकर अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, उनका पतन निश्चित है। भगवान कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता जो उस मां की आंखों में आंसू लाते हैं जिसने उन्हें अपनी रातों की नींदें बेचकर बड्ढा किया हो। दौलत से आप दुनिया की सबसे महंगी डाइनिंग टेबल तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर बैठकर खाने के लिए जो सुकून और परिवार का प्यार चाहिए, वह केवल माता पिता के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है, आपकी आंखों में नमी ला दी है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है।
मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।